देखो बच्चों, अभी हम 13वें समूह के तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें एक है रासायनिक गुण में ऑक्साइड। जैसे कि आपने पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इस समूह में 13 समूह के तत्वों में ऊपर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनके ऑक्साइडों के आम्लीय गुण घटते हैं। ये हम बता चुके हैं, क्योंकि धातु और ऑक्सीजन के प्रति जो बंध है वो कमजोर होती जाती है, इसलिए इनमें आम्लीयता का गुण कम होते जाता है और क्षारीयता का गुण बढ़ते जाता है। इस समूह के अंतर्गत हम देख लेते हैं। सबसे पहले बोरान के जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में बोरान के ऑक्साइड किस प्रकार क्रिया करते हैं ये देख लीजिए। बोरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। समीकरण देखिए, समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे। 4b प्लस O2 इट इज इक्वल टू, ये बनेगा 4b इट इज इक्वल टू B2O3। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। 4b 4 इसमें बोरान है, 2 ऑक्सीजन है और इधर 2 बोरान है। यदि इसको हमने 2 कर दिया तो ये हो गया 4 बोरान और 3 दूने 6 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 3,2। ये हो गया बोरान के ऑक्साइड। ये बोरान ट्राई ऑक्साइड है और ये आम्लीय होता है, ये आम्लीय होता है। बोरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके बोरान के ऑक्साइड बनाते हैं B2O3 और ये आम्लीय स्वभाव को दर्शाते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो तत्व हैं जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को ले लेते हैं। एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए Al प्लस 3O2 इट इज इक्वल टू Al2O3। ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ये 4Al प्लस 3O2 इट इज इक्वल टू Al2O3। इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिना भी कहते हैं। और ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं और ये ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है, प्रकृति जो होती है, वो उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके वो उसमें विलेय बनाते हैं। देखिए आप, उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये उभयधर्मी का मतलब ये होता है ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थात ये अम्ल में और क्षार में दोनों से विलय होकर के उनके यौगिक बनाते हैं। पहले अम्ल का देख लेते हैं। ये है Al2O3, ये एल्युमिना है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं और ये अम्लों के साथ में क्रिया करते हैं। ये तो 3H2SO4 ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये बनाता है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O। ये जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि इस वर्ग में एल्युमिनियम भी पाए जाते हैं और एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Al2O3
और Al2O3 को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं Al2O3 ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एल्युमिनियम सल्फेट बना रहे हैं। Al2SO4 होल थ्राइज ये है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ये इसी प्रकार ये Al2O3 क्षार से भी क्रिया करते हैं। ये अम्ल है Al2O3 प्लस ये क्षार से क्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं 2NaOH। इट इज इक्वल टू ये बनेगा आपका Na2NaAlO2 और पानी के अणु भी निकलेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा आपका H2O। ये है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं या दोनों से इसमें घुल जाते हैं और उनके लवण बनाते हैं। अम्ल के साथ में एल्यूमिना जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट बनाते हैं और क्षार के साथ में एक क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाते हैं। ये इनके ऑक्साइडों के बारे में हो गई। उसी प्रकार से हम दूसरा और देखते हैं, ये एल्यूमिना का विविध रूप है। उनमें से एक रूप है कोरंडम, इसका अनेक रूप है, उनमें से एक रूप है कोरंडम। Al2O3 के अनेक रूप हैं। उनमें से एक रूप है कोरंडम। ये एक रूप है कोरंडम जो अत्यंत कठोर होता है। कठोर होने के साथ में ये अपघर्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अपघर्षक के रूप में। ये हो गया 13वें समूह के तत्वों के ऑक्साइडों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसके बाद हम आते हैं इनके हेलाइट्स के बारे में। हेलाइट्स के बारे में देखते हैं। तेरहवें समूह के तत्वों के हेलाइट्स। अभी जैसे हमने आपको बताया कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उन दोनों के सामान्य सूत्र भी बताया, तो आपको 13वें समूह के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को उनके सूत्रों के द्वारा, उनके सामान्य सूत्रों के द्वारा याद किया जा सकता है या याद रखा जा सकता है। उसी प्रकार 13वें समूह के जो हेलाइट्स हैं उनके हेलाइट्स का भी सामान्य सूत्र है MX3। यहां पर M बराबर है 13वें समूह के तत्व और X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम पहले समझ लेते हैं हेलाइट्स कहते किसको हैं, क्या है हेलाइट्स। हेलाइट की परिभाषा कैसे बताएंगे अपन, हेलाइट क्या है। 17वें समूह के तत्व, पी ब्लॉक में 17वें समूह के तत्व, 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन। उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तत्व हैलोजन कहलाते हैं।
जब ये हैलोजन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये तत्व 13वें समूह के तत्वों के साथ में जब क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद जो नया तत्व बनता है या नया यौगिक बनता है या नया पदार्थ बनता है, वो कहलाता है, वो हैलाइड्स कहलाता है, जिसको हम इस सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। M बराबर 13वें समूह के तत्व और X बराबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब एक क्रिया करके नया पदार्थ बनाता है तो वो हैलोजन ना हो करके वो हैलाइड्स बनाता है, हैलाइड्स हो जाता है ये। इसके रिएक्शन को आप इस प्रकार देख सकते हैं। (3m) हम इसको सूत्र के द्वारा ही देखते हैं। ये 3m प्लस 2m प्लस 3x2 इट इज इक्वल टू, ये बनेगा mx3। ये इस प्रकार से बनेंगे। अब इसको संतुलित भी करना है हमको, तो संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 2m। m जो है वो 13वें समूह के तत्व हैं और x जो है वो हैलोजन है। हैलोजन में आपको पहले बताया फ्लोरीन, F2, Cl2, Br2 और I2 है। ये पदार्थ जब क्रिया किया है तो ये कहलाता है आपका हैलाइड्स। ये बना है आपका हैलाइड्स। ये M की जगह हम इस वर्ग के तत्व को ले सकते हैं, कोई भी इस वर्ग के तत्व ले सकते हैं। अब इस वर्ग में जो तत्व हैं वो है बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम। M की जगह, और X की जगह हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये दोनों पदार्थ क्रिया करेंगे तो ये बनेगा MX3, यानी ये कहलाता है हैलाइड्स। आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 13वें समूह के जितने भी तत्व हैं वो उसमें से BF3 एवं BCl3, इनको छोड़कर ये इनके हैलाइड्स हैं। ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है और ये बोरान ट्राइक्लोराइड है। क्लोरीन से बना है क्लोराइड और फ्लोरीन से बना है फ्लोराइड। ये दोनों को छोड़कर ये दोनों जो है वो सहसंयोजी यौगिक हैं। बाकी इस वर्ग के सभी तत्व जो है वो हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, वो आयनिक होते हैं। ये जो है वो सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक। बाकी अन्य हैलाइड्स वो आयनिक होते हैं, यानी इसमें दो प्रकार के आयनिक यौगिक बनाते हैं। आप इसको फिर से समझ लीजिए। इस वर्ग में तत्व जो हैं वो है बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम। ये तत्व हैं, 5 तत्व हैं। ये पांचों तत्व में से बोरान ट्राइफ्लोराइड और बोरान ट्राइक्लोराइड, ये दोनों जो है वो सहसंयोजी यौगिक हैं, दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं। बाकी इस वर्ग के अन्य तत्व जो है या अन्य हैलाइड्स जो हैं वो आयनिक होते हैं। अब इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं, इनके हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसमें अध्ययन में पहले ये देखते हैं कि ये सहसंयोजी हैलाइड बनाते हैं। इस समूह के जितने भी तत्व हैं वो 3 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी संयोजकता होती है 3 संयोजकता होती है, यानी इनके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये तत्व जो है वो सहसंयोजी यौगिक और न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक भी बनाते हैं। न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक का मतलब ये होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ऐसे स्थान को या ऐसे इलेक्ट्रॉन को न्यून इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं ये। और इसके जो हैलाइड्स होते हैं, बोरान के हैलाइड्स, बोरान के हैलाइड्स जो होते हैं
वो sp2 से संकरित रहते हैं, sp2 से संकरित रहते हैं। आइए इसके संरचना के बारे में देखते हैं। sp2 से संकरित होते हैं, अर्थात ये देखिए, आप यहां पर देखिए, s के एक कक्षक और p के दो कक्षक मिलकर के तीन नए संकरित कक्षक बनाते हैं, तीन नए संकरित कक्षक बनाते हैं और ये कहलाता है sp2 संकरण। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि ये जब हैलाइड्स बनाते हैं तो इसमें p कक्षक जो होता है, यानी हैलाइड्स के p कक्षक जो संकरित होते हैं वो वापस जो है बोरान के कक्षक में चले जाते हैं, बोरान के कक्षक में चले जाते हैं, और ऐसे बंध को हम पश्च बंध कहते हैं, पश्च बंध। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ये कि नई चीज है ये, इसमें आपको समझना ये है, देखिए ये इसमें ये है, बोरान के तीन संकरित कक्षक हैं, S के एक कक्षक और P के दो कक्षक, इस प्रकार कुल तीन संकरित कक्षक हैं। ये संकरित कक्षक जो है हैलोजन के तीन P कक्षक से संकरित होते हैं, उनमें एक जो है वो खाली रहता है। अब इसको चित्रों के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं अपन। हम देखते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड का बनना। ये देखिए आप, बोरान ट्राइफ्लोराइड का बनना, ये एक सहसंयोजी यौगिक है। ये कैसे बनता है उसको देख लीजिए दोनों स्थितियों में। पहले बोरान का देख लेते हैं हम। बोरान का मूल अवस्था में बोरान की मूल अवस्था देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका? मूल अवस्था में 1s² एंड 2s² और 2p1। ये देखिए, ये यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, और ये p कक्षक हैं। ये px, py और ये हो गया आपका pz। ये px, py और ये pz। यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसका मूल अवस्था कहलाता है। इसी प्रकार उत्तेजना की अवस्था आती है तो ये यहां पर 2s के इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां पर आ जाते हैं, इसलिए तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्तेजना की अवस्था, उत्तेजना की अवस्था, ये बंधन में भाग नहीं लेता। 1s के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेता, तो ये इस प्रकार से रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन, और ये p कक्षक में px, py और ये pz। ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाता है। इस प्रकार इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रकार 3 हो जाती है। अब संकरण की अवस्था में, संकरण की अवस्था में ये फ्लोरीन का है, डॉट किया हुआ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये इस प्रकार संकरण की अवस्था में है। ये देखिए इस प्रकार से है, ये मूल अवस्था हो गया, ये उत्तेजना की अवस्था, ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ हो गया, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए।
1, 2 और 3। उसके बाद में यहाँ पर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड का बनना बता रहे हैं। तो उसी प्रकार फ्लोराइड में फ्लोराइड के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में युग्मन करेगा ये। फ्लोरीन का देखिए आप, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा। ये फ्लोरीन है 9 1s² एंड 2s², 2p5। ये देखिए, ये इस प्रकार से होगा। यदि इसको हम ऐसा देखें, ये px, py और ये pz, 2, 2, 4 और ये 5, ये ऐसा है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये संयोजी, ये एक प्रकार से क्या है, ये सहसंयोजी, कोई इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेता नहीं है, दोनों के सहभागिता से बनाते हैं सहसंयोजी यौगिक बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये इस प्रकार बनेगा ये। अब इसको चित्रों के माध्यम से फिर देख लेते हैं अपन। चित्रों के माध्यम से इस प्रकार देखते हैं ये। ये बोरान है, ये इस प्रकार से। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है। ये इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये ऐसे संकरण की अवस्था में ये ऐसा बनेगा। ये फ्लोरीन के देखिए आप, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। ये बोरान के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये मूल अवस्था में, ये संकरण की अवस्था में। जब किसी पदार्थ से क्रिया करता है तब की अवस्था है ये, संकरण की अवस्था में, और संकरित होकर के ये बनाता है। ये डॉट डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ये फ्लोरीन का है। चित्रों के माध्यम से इस प्रकार देखें, जो हमने यहाँ पर लिखा है उसी को हमने हाइब्रिडेशन के अनुसार बनाया। ये बोरान का है, ये बोरान के उसके ऑर्बिटल्स हैं और ये फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स हैं। एक इनके इलेक्ट्रॉन के साथ में संयोग किया, एक इनके साथ में संयोग किया और एक इनके साथ में संयोग किया। इसमें एक पी कक्षक खाली है, ये पी कक्षक वैकेंट है। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स, ये इस प्रकार से संरचना होती है। ये इसको हम एक यौगिक के रूप में भी लेते हैं। ये इस प्रकार समझे अपन, ये इसकी संरचना है बोरान ट्राइफ्लोराइड का बनना। यानी कुल मिलाकर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखिए ध्यान से आप, 2, 2, 4, 2, 6। यानी अष्टक पूरा करने के लिए इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि 8 पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर। तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए कहीं 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ये। और ये संरचना को आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसको और विस्तार से देख लीजिए आप, ऐसे भी देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये बोरान, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी हमने लिखा था भी यहाँ पर बोरान का भी लिख देते हैं हम। बोरान 5, 1s² एंड 2s² और 2p1, ये इस प्रकार है ये। अब ये फ्लोरीन से क्रिया करेगा, ये इस प्रकार से F और ये F, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। यहाँ पर देखिए आप, ये और ये 3 अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, ये 3 अलग अलग हो जाएंगे ये। तो ये इस प्रकार से होगा ये।
ऑर्बिटल्स में देखिए आप, ये px, py और ये pz, तो ये इस प्रकार है। ये अलग होने के पश्चात में उत्तेजना की अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। ये px, py और ये pz, ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। देखिए अभी हम देख रहे थे बोरान के हैलाइड्स के संबंध में। बोरान के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए आप, समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। देखिए आप, बोरान के ट्राई हैलाइड्स में बोरान के 3 sp2 संकरित होता है और ये हैलोजन के 3 p कक्षक से अतिव्यापन करते हैं और उसमें से हैलोजन के एक p कक्षक जो है वो खाली रहता है, असंकरित रहता है, वो संकरित ने वो खाली रहता है। ये इस प्रकार से बोरान ट्राई हैलाइड बनते हैं। उसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन को न्यू इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए बोरान ट्राई हैलाइड जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। उसी प्रकार ये 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। इसलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड में यहाँ पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बोरान का और 1 इनके साथ में संयोग किया, 1 दूसरा परमाणु आएगा इनके साथ में संयोग किया और तीसरा परमाणु आएगा इनके साथ में संयोग। इस प्रकार फ्लोराइड के 3 परमाणु संयोग कर रहे हैं ये। उसी प्रकार हम अमोनिया को देख लेते हैं। ये है लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। परीक्षा में पूछा जाता है बोरान ट्राइफ्लोराइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, समझाइए। तो आपको समझाना भी इसी प्रकार जैसे मैंने बताया। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इसको इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही लुईस अम्ल यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसी प्रकार अमोनिया का देखते हैं। ये अमोनिया को देखिए आप, ये अमोनिया है और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसमें इसको देख लीजिए आप, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये यहां पर देखिए आप, नाइट्रोजन का 7 1s² एंड 2s² 2p3। ये देखिए ये अंतिम कोश है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए गिनिए आप, ये इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 2 3 4 और 5। उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ये जो है वो डोनेट करेगा, दान करेगा। ये किसको दान करेगा? ये दान करने के पश्चात में ये जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इसको डोनर भी कहा जाता है, डोनर। इसको एक्सेप्टर माने ग्राही, ये इस प्रकार कहा जाता है। ये तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये नाइट्रोजन परमाणु, अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। ये ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल 2 इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार जो यौगिक है वो कहलाता है आपका सहसंयोजी यौगिक। ये इसी प्रकार से व्यवहार करता है। तो आपको ये बताना है इसमें कि ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है बोरान ट्राइफ्लोराइड, और अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, डोनर होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है। इस प्रकार बोरान ट्राइफ्लोराइड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। तो इसकी संरचना इस प्रकार देखते हैं। उसके पश्चात में इसके आम्लीय गुण को देखते हैं। आम्लीय गुण किस प्रकार होता है उसको देखते हैं। आम्लीय गुण,
देखिए, हाइड्रोजन यानी 17वें समूह में सबसे ऊपर में फ्लोरीन है, यानी इनसे बना हुआ 13वें समूह के तत्वों के साथ में जब ये संयोग करेगा तो उनका हेलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हेलाइड बनाएगा। तो सबसे ज्यादा आम्लीय जो है वो फ्लोराइड का होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। ऐसे में इस समूह के तत्वों के साथ में फ्लोरीन क्रिया करेगा और उससे जो पदार्थ बनेगा वो सबसे अधिक आम्लीय होना चाहिए। यानी बोरान के यानी 13वें समूह के जितने भी तत्व हैं वो फ्लोरीन से क्रिया करके जो पदार्थ बनाएंगे, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड है, ये तत्व अधिक आम्लीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है? ये अधिक आम्लीय नहीं होने के कारण बोरान के जो हेलाइड्स है वो अधिक आम्लीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण ये है क्योंकि बोरान का आम्लीयता का क्रम जो है वो जस्ट उल्टा है। इधर देखिए आप ब्लैक बोर्ड की ओर, Br2 ये सबसे अधिक आम्लीय होगा, आम्लीयता का क्रम ये। Br3 बोरान ट्राइब्रोमाइड, उसके बाद में ये सबसे अधिक आम्लीय होगा। बोरान ट्राइक्लोराइड ये उससे कम, और सबसे कम जो होगा बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये सबसे कम आम्लीय क्यों है? ये आम्लीयता का क्रम है। ये सबसे अधिक आम्लीय ये होगा, उससे कम ये, और सबसे कम ये होगा बोरान ट्राइफ्लोराइड, जबकि सबसे अधिक आम्लीय ये होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है ये? उसके पीछे कारण ये है, कारण जान लेते हैं ये, क्योंकि इसका क्रम ठीक उल्टा है। कारण ये है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड का व्यवहार जो है वो पूरी जो कक्षक हैं उनका इलेक्ट्रॉन पी के, यानी बोरान के जो पूरित कक्षक हैं, पी के जो पूरित कक्षक है उनका इलेक्ट्रॉन जो है, फ्लोरीन के पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन बोरान के खाली कक्षक में चले जाते हैं, इसलिए इसके आम्लीयता का क्रम घट जाता है। और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन से बोरान में वापस चले जाता है, अब ये जो बंध बनता है वो कहलाता है पश्च बंध, बैक बॉन्ड कहते हैं इसको, बैक बॉन्ड। इसलिए बोरान ट्राइफ्लोराइड के आम्लीयता का गुण कम हो जाता है, और आम्लीयता का क्रम इस प्रकार है। तो आपको ये याद रखना है, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होने के बावजूद भी बोरान के उनके फ्लोराइड होते हैं वो कम आम्लीय होते हैं, या इसका क्रम उल्टा होता है, सबसे कम। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्लोरीन के जो पूरी पी कक्षक हैं उनके इलेक्ट्रॉन बोरान के खाली कक्षक में चले जाने की वजह से बोरान ट्राइफ्लोराइड की आम्लीयता कम हो जाती है, और सबसे अधिक आम्लीय जो है बोरान ट्राइब्रोमाइड, उससे कम बोरान ट्राइक्लोराइड, और सबसे कम जो होता है वो बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये हो गया बोरान के हेलाइडों के आम्लीयता का क्रम। अब उसके बाद में देखते हैं बोरान और सिलिकॉन में विकर्ण संबंध। बोरान एवं सिलिकॉन में विकर्ण संबंध।
इसको समझ लेते हैं। पहले विकर्ण संबंध क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए पहले इसको समझना है विकर्ण संबंध है क्या चीज। हम ये 13वें समूह के तत्व ले रहे हैं। देखिए आप, ये 13वें समूह के तत्व और ये है 14वें समूह के तत्व। 13वें समूह में है बोरान, एल्युमिनियम और इसमें है कार्बन और सिलिकॉन। सभी तत्वों को लिख लेते हैं जी। ये द्वितीय आवर्त और ये तृतीय आवर्त। आपने आवर्त सारणी देखा होगा तो हमने इसके नीचे के तत्वों को नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है। तो देखिए आप, बोरान और सिलिकॉन में विकर्ण संबंध ये इस प्रकार से होगा। विकर्ण संबंध क्या है उसको देख लीजिए पहले आप। 13वें समूह के तत्व, ध्यान से सुने आप, 13वें समूह के तत्व 14वें समूह के तत्वों के अगले समूह, एक बार फिर सुन लीजिए, 13वें समूह के तत्व 14वें समूह के अगले आवर्त के तत्वों के साथ में समानता रखते हैं या दोनों के गुण समान होते हैं। ऐसे संबंध को हम कहते हैं विकर्ण संबंध। 13वें समूह के तत्व में बोरान और 14वें समूह के तत्व है सिलिकॉन। तो बोरान और सिलिकॉन में कुछ गुण समानता पाए जाएंगे, समान गुण पाए जाएंगे। वो कौन कौन से समान गुण होंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। विकर्ण संबंध आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। वैसे इसका परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्वों के साथ में विकर्ण संबंध बनाते हैं या समानता रखते हैं, वो कहलाता है विकर्ण संबंध। तो हम यहाँ 13वें समूह के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 13वें समूह के तत्व 14वें समूह के अगले आवर्त के तत्वों के साथ में जो समानता रखते हैं वो कहलाता है विकर्ण संबंध। अब दोनों में क्या क्या गुणों में समानता है उसको देखना है। बोरान और सिलिकॉन के गुणों में समानता, नंबर 1, पहला, दोनों अधातु हैं। दोनों अधातु हैं, पहला गुण। उसके बाद में दूसरा गुण में आपको यह बताना है, दोनों के गलनांक उच्च हैं। नंबर दूसरा, दोनों के गलनांक उच्च हैं। तीसरा, दोनों धनायन नहीं बनाते। दोनों धनायन नहीं बनाते, यानी बोरान और सिलिकॉन। ये तीसरे गुण हो गए। चौथे गुण को देखिए आप, दोनों के ऑक्साइडों को मैग्नीशियम के द्वारा अपचयन करके प्राप्त करते हैं। नंबर 4, दोनों के ऑक्साइडों को मैग्नीशियम के द्वारा अपचयन करके प्राप्त करते हैं। ये इसके चौथे गुण हो गए। पांचवें गुण में देखिए आप, पांचवा गुण क्या कहता है, ये दोनों तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करते। दोनों के ऑक्साइड तनु अम्लों से या दोनों तनु अम्लों से कोई क्रिया नहीं करते। दोनों तनु अम्लों से क्रिया नहीं करते। ये इसके बाद में इसका अगला गुण है 6वें नंबर में, दोनों तत्वों के ऑक्साइड क्षारों से क्रिया करके क्रमशः बोरेट एवं सिलिकेट बनाते हैं।
सिलिकेट बनाते हैं। रिएक्शन देख लीजिए कैसे बनाते हैं बोरेट और सिलिकेट। छठवां नंबर का पॉइंट आपको बताया गया है, दोनों तत्वों के ऑक्साइड क्षारों से क्रिया करके क्रमशः बोरेट और सिलिकेट बनाते हैं। रिएक्शन देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा। ये रिएक्शन में देखिए आप, बोरान के साथ में BiO2 B2 B2O3 प्लस 6NaOH, ये क्षार है। दोनों के ऑक्साइड, ये बोरान के ऑक्साइड हैं, बोरान ट्राई ऑक्साइड, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनसे क्रिया करके ये बनाते हैं, इट इज इक्वल टू 2Na3BO3। इस प्रकार बनाते हैं और पानी का एक अणु निकाल लेते हैं। पानी के 3 अणु निकलते हैं इसमें, 3H2O। ये कहलाता है आपका सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट। उसी प्रकार सिलिका के ऑक्साइड SiO2 प्लस 2NaOH, ये क्रिया करते हैं तो ये बनता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस H2O। ये है सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। ये देखिए आप, दोनों के ऑक्साइड, ये बोरान के ऑक्साइड है और ये सिलिकॉन के ऑक्साइड है। इसको सिलिका भी कहते हैं, सिलिका। इसको बालू भी कहा जाता है। ये देखिए दोनों के ऑक्साइड, ये बोरान के ऑक्साइड, ये सिलिकॉन के ऑक्साइड, दोनों के ऑक्साइड क्षारों से क्रिया करके, ये भी क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्रमशः बोरान जो है वो सोडियम बोरेट बनाते हैं और सोडियम के साथ में सिलिका जो है सोडियम सिलिकेट बनाते हैं। ये हो गया छठवां पॉइंट, जिसमें तत्वों के दोनों तत्वों के ऑक्साइड क्रिया करके क्रमशः बोरेट और सिलिकेट बनाते हैं। इसके बाद में इन दोनों के हैलाइड्स, सातवें पॉइंट पे आते हैं, दोनों के हाइड्राइड ठीक है। दोनों के हाइड्राइड्स जो होते हैं वो सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। दोनों के हाइड्राइड्स सहसंयोजक यौगिक होते हैं जिनके गुण समान होते हैं, जिनके गुण समान होते हैं। वो कौन कौन से हाइड्राइड्स हैं देखिए आप, जिनके गुण समान होते हैं। एक है बोरोएथेन, बोरोएथेन, ये है B2H6। ये इसी प्रकार से बोरोब्यूटेन B4H10, ये है बोरोब्यूटेन, ब्यूटेन।
ये बोरान के हाइड्राइड्स हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, कोई भी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो जो नया पदार्थ बनता है वो उनका हाइड्राइड्स कहलाता है। उसके बाद में सिलिकॉन, ये इनके हाइड्राइड्स हैं। उसी प्रकार सिलिका के Si2H6 और Si4H10 ये क्रमशः सिलिकोएथेन और सिलिकोब्यूटेन कहलाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पी ब्लॉक के तत्वों के रसायन के अंतर्गत हमने रासायनिक गुण में उनके ऑक्साइड, हाइड्राइड, हेलाइड और उनके विकर्ण संबंध के बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद। हाँ बच्चों, इस लेसन में हम हेलाइडों की संरचना एवं आम्लता के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें जो समीकरण लिखा गया था उसमें अमोनिया को हमने लुईस क्षार नहीं बताया है। इस त्रुटि को हम सुधार कर फिर से समीकरण को देखते हैं। बोरान के हेलाइड्स की संरचना एवं आम्लता, ये गुण हम पढ़ रहे थे। इसमें अमोनिया को लुईस क्षार नहीं बताया गया है। अब हम संपूर्ण समीकरण को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, प्लस अमोनिया ये अमोनिया है, ये बोरान ट्राई फ्लोराइड, ये लुईस अम्ल है, ये लुईस अम्ल है। और बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और ये अमोनिया जो है वो लुईस क्षार है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, दाता है ये दोनों पदार्थ क्रिया करते हैं। तो क्रिया करने के पश्चात में इट इज इक्वल टू, ये इस प्रकार बनता है BF बोरान ट्राइफ्लोराइड ये अमोनिया, ये लुईस क्षार है। नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं इसको ये बोरान ट्राइफ्लोराइड को दान करता है और बोरान ट्राइफ्लोराइड इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और तो ये कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड बना है, एक यौगिक बना है और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या F3B NH3 ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और बोरान ट्राइफ्लोराइड ग्रहण करेगा। इन दोनों के बीच में जो बंध पाया जाता है इस बंध को कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। बोरान ट्राइफ्लोराइड
और अमोनिया के बीच जो बंध है, ये बंध कहलाता है आपका उपसहसंयोजी बंध। तो इसको बच्चों सुधार लेना है आपको।